नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन जी श्रावस्ती प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये नया सीरीज लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ इससे आपकी तैयारी में बहुत सहायता प्राप्त होगी। तो जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी और विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं तो उनको हमारा वीडियो जो है वो शेयर कर दें, ठीक है। हमारे चैनल से वही विद्यार्थी जुड़ें जिनको वास्तविक रूप से तैयारी करनी है और जिसको कुछ बनना है। जो विद्यार्थी पढ़ने की उत्सुक नहीं है, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, जो अपने कैरियर को लेकर के जागरूक नहीं है या जो नहीं चाहते कुछ बनना, वो हमारे चैनल से न जुड़ें, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। इससे संबंधित जो भी आपके सिलेबस में है, जो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी डिस्कशन होगा वो हम आपको आज बताएंगे। और अगर आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे इसमें डाल सकते हैं। हम आप उसका जो भी आपका क्वेरी होगी उस डाउट्स को उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री परिषद की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में क्या नाम से केवल मूल रूप से मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल तो संसदीय प्रणाली की परंपराओं की उपज है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त होता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें बेटा, तो इसकी ओथ कैसे होता है, इनको वेतन कैसे मिलती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 75 है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है। प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और वेतन और जो भत्ता है उसको भारत की जो संसद है उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। और वो अपने शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रयोग करने में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो मूल है मतलब प्रधान नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने सलाह पे कुछ नहीं करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन दोनों की चर्चा किया जाए तो क्रमशः केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के रूप में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र में और राज्य में जो है राज्यपाल सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अतः राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्री परिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यहाँ राज्यपाल की भी बात है, राज्यपाल चाहे तो एक बार मंत्री परिषद के पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जो सलाह दी गई है वह बाध्यकारी होगी केंद्र के मामले में। राज्य के मामले में वीटो है और राष्ट्रपति के अपेक्षा राज्यपाल की वीटो की पावर ज्यादा है, ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या जो राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायालय विचार नहीं कर सकता है, मतलब जो सलाह है
उस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लोकसभा की बात करें बेटा, तो लोकसभा राज्य विधानसभा के भंग होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद या जो राज्य मंत्रिपरिषद है ये अपना कार्यकाल नहीं छोड़ेंगे। भारतीय संविधान में क्या नाम से 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था। उस निर्णय के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, इसके भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद का और मंत्रिमंडल का जो कार्य होगा वो चलता रहेगा, वो कार्यकाल अपना नहीं छोड़ेंगे। जहां भी संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा की जाती, संस्तुति की अपेक्षा की जाती है, वहां संस्तुति केवल राष्ट्रपति राज्यपाल की ना होकर के केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद की होती है। भारतीय जो क्या नाम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1974 में ऐसा निर्णय दिया गया था, ठीक है। अब बात करें बेटा, इनके द्वारा की गई समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राज्य की बात करें तो राज्यपाल में निहित होती हैं, जबकि वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती हैं वो मंत्री परिषद में होती है। चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, दोनों की बात कर रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें बेटा, तो यूनाइटेड किंगडम में मंत्री परिषद का जो वास्तविक कार्यपालिका है जो परंपरा के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है, यूके के अनुसार अगर देखा जाए तो, ठीक है। भारत में मंत्री परिषद प्रणाली को भारतीय संविधान में संहिताबद्ध और उल्लेखित किया गया है, ठीक। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। जो अन्य मंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार ही क्या नाम से राज्यपाल अन्य मतलब मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, ठीक है। केंद्र की बात करें तो केंद्र पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। प्रत्येक नए मंत्री को राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेतन और भत्ते राज्य की विधायिका के द्वारा निर्धारित होता है। केंद्र में संसद के द्वारा और राज्य में विधायिका के द्वारा, ठीक है, राज्य विधायिका के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 की बात करें तो 75 में केंद्र के बारे में बताया गया है और 164 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो राज्य की प्रशासन तंत्र है। संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। जितने भी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। उसी प्रकार से राज्य के में बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के, ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, लिखा तो है राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन इसमें भूमिका होती है मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब चाहे जिसको चाहे उसको मंत्री पद से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। राज्य के मामला में मुख्यमंत्री जब चाहे जिस मंत्री को चाहे उस मंत्री के बर्खास्त की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किसी भी मंत्री और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती, मतलब कोई भी मंत्री हो तो उनकी जो गोपनीयता है पद की जो है शपथ दिलाई जाती है। अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो संसद राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की सदन कुल संख्या जो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया था। अब बेटा कमेंट के माध्यम से बताना 91वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, ठीक है, ये कमेंट के माध्यम से हमको बताना उत्तर, ठीक है।
संविधान में निश्चित संख्या और वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसे समय और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य विधायिका में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में बताया किया गया है पारित। ठीक है, चलो आपका उत्तर भी इसी में आ गया, 91वें संविधान संशोधन 2023-3। ठीक है, चलो आगे भी आपसे पूछते रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा संसद की बात हो तो मतलब लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। राज्य की बात करें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, विधान परिषद के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइए, बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई सदस्य अधिकतम 6 माह अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, विधानसभा विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, बिना सदस्य रहे भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। दल बदल के आधार पर जिन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वह सदस्य मंत्री मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष शासन की परिप्रेक्ष्य में संविधान में कोई उपबंध नहीं है, जैसा कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 356 की बात की गई है। स्मरणीय तत्व बेटा जो ध्यान रखने योग्य है वो बात हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार 164 की धारा 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के परिषद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक, 91वां संविधान संशोधन 2023 के अनुसार मुख्यमंत्री विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं रखेगा, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री को करके मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होंगी। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक, 94वां संविधान संशोधन 2006 में ऐसा प्रबंध किया गया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री भी होगा। 94वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री भी होगा। और संविधान के अनुच्छेद 164 उपधारा जो धारा 2 है, हाँ 64 का धारा जो 2 है, इसके अनुसार अगर बात करें मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। धारा 3 की बात करें 164 में शपथ संबंधी प्रावधान है। धारा 4 की बात करें तो मंत्री विधान मंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर विधान मंडल का सदस्य बनना होगा। धारा 5 की बात करें तो मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानसभा निश्चित करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। अब आ जाइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 और 177 के अनुसार प्रत्येक मंत्री को सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है,
लेकिन वह केवल मतदान उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में जाकर के मतदान कर सकता है। बोलने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, ये दोनों सदनों में हो सकता है, राज्यसभा में, विधानसभा में। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। ठीक है, जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, वहां की बात कर रहे हैं। और उस राज्य है जहाँ एक ही सदनात्मक है, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। एक मंत्री जो संसद राज्य विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होता है तो उसे दूसरे सदन की कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य होता है। ठीक, आगे बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद एक दल के रूप में कार्य करती है और संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति या राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा की बात करें तो केंद्र की, राज्यसभा विधानसभा की बात करें तो राज्य के प्रति, ठीक है, उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यसभा विधान परिषद के मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे बात करें बेटा, कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई कैबिनेट मंत्री के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इसकी प्रतिरक्षा के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। तत्कालीन उदाहरण कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो जब यह कहा जाता है कि कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मंत्री पद बना रहता है, मतलब धारण करता है, तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर उस समय भी पदच्युत कर सकती है जब वह केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जिसको कह दिया, राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन के विपरीत भारतीय संविधान में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 से 70 तक मंत्रियों के निकाय से संबंधित हैं। इनमें 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होते हैं। इनका वर्णन किया गया है। मंत्रिमंडल की बात करें, कैबिनेट की बात करें तो मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 की उपधारा 3 में सम्मिलित किया गया है। तो कहाँ सम्मिलित किया गया है बेटा, और कब किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 की धारा 3 में सम्मिलित किया गया है, जो केवल कैबिनेट को परिभाषित करता है, इनकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं करता है। लघु निकाय मंत्री 15 से 20 होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। प्रायः ये एक निकाय के रूप में मिलते हैं और सरकारी काम काज के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। किचन कैबिनेट की बात करें बेटा, तो किचन कैबिनेट इस अनौपचारिक निकाय मंत्रियों और उनके कुछ प्रभावशाली को सहयोगी होते हैं जिन पर उसे विश्वास होता है। ठीक है, किसको? प्रधानमंत्री का जिस पे विश्वास होता है उसे रखते हैं, और जिन के साथ वह प्रत्येक समय चर्चा कर सकता है। यही वास्तविक केंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करती हैं।
इसमें ना केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र हो सकते हैं, परिवार के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट मंत्री किचन कैबिनेट होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक कैबिनेट अत्यंत शक्तिशाली थी। ये संविधान का निकाय नहीं, संविधानोत्तर है, पर ये अत्यंत शक्तिशाली थी। किचन कैबिनेट संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे संपूर्ण होता है। आगामी क्लास में लेकर आएंगे, संसद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तैयारी करते रहें। और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जो बेल आइकन है उसे दबा दें और अपने यार मित्रों को हमारा जो यह प्रयास है उसे भेजते रहे। जय हिंद, जय भारत।